नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिव्यांगजनों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। इस फैसले के आलोक में अगर हम बात करें तो यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दिव्यांगजनों के अधिकार में सुलभता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सुलभता केवल मानव अधिकार नहीं बल्कि दिव्यांगजनों का मौलिक अधिकार है। तो अपने आप में यह एक ऐतिहासिक फैसला है। आज इसी शीर्षक के अंतर्गत इस वीडियो को हम केंद्र में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दिव्यांगजनों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, क्या है ये पूरा प्रकरण समझेंगे, इसके पीछे वो कौन से कारण हैं उन कारणों को भी देखेंगे और इस फैसले को कैसे किस इंपॉर्टेंस के रूप में देखा जा रहा है, आगे क्या इसके निहितार्थ निकलते हैं, उन सभी पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें यूपीएससी जीएस फाउंडेशन नए बैच की शुरुआत के संदर्भ में कि इंदौर में 11 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है शाम 6:15 बजे। वहीं पर करोल बाग दिल्ली में बात करें तो 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे से। वहीं जयपुर की बात करें तो 27 नवंबर को सुबह 11 बजे से। वहीं पर लखनऊ की बात करें तो यहां पर 29 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। 87501 पर इन नए बैचेज से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी आप कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो की बात करने से पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। बात हम खबर की करेंगे, खबर के बाद बात करेंगे चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस अधिकार, जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं, इसको मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार बताया जा रहा है। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब कोई अधिकार अगर मौलिक अधिकार बताया जाता है तो उसके उल्लंघन पर न्यायालय में जाया जा सकता है और उसका उल्लंघन हम कह सकते हैं कि अब आवश्यक माना जाता है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण इस पहल को माना जा रहा है। क्या है अब समस्या, उस समस्या पर भी नजर डालेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको दिव्यांगजन फेस करते थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा निर्णय देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और आखिर अगर पहले से नियम कानून बने हुए हैं तो उनका अनुपालन हो ही रहा था, तो ऐसा फैसला क्यों दिया जाना आवश्यक समझा गया। तो इस पक्ष को समझेंगे, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की बातों को देखने के साथ साथ कुछ योजनाएं और नियम जिनके नाम उदाहरण के तौर पर यहां रखे गए हैं उसको बताने के साथ साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे इसका सही जवाब देने के लिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़कर इस खंड को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। बात देखिए, सबसे पहले करेंगे खबर की। तो खबर क्या है, एक्सेसिबिलिटी फॉर द डिसेबल्ड पर्सन इज अ ह्यूमन एंड द फंडामेंटल राइट। अब देखिए, ह्यूमन राइट के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी बताया है यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में। इसलिए पूरा जो खंड है परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मेंस के लिहाज से भी, प्रीलिम्स के भी सवाल इससे बन सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिव्यांगजन के लिए सुलभता है, अर्थात एक्सेसिबिलिटी है, अर्थात उनके लिए चीजें सुलभ होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, और ये उनका मौलिक अधिकार है। मानव अधिकार के साथ साथ उनका मौलिक अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके लिए सुलभता नहीं है, उनके लिए हम सुविधाएं, एक हर व्यक्ति के लिए जो सुविधा होती है वो सुविधाएं दिव्यांगजन के लिए भी इतनी ही सहज होनी चाहिए, इतनी ही सुलभ होनी चाहिए कि उनको यह एहसास ना हो कि समाज में वो किसी भी रूप से वंचित हैं। तो दिव्यांग व्यक्ति भी समाज में समान रूप से भागीदार हैं। इस बात के लिए ध्यान में रखते हुए सुलभता, एक्सेसिबिलिटी उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए एक यूनिवर्सल डिजाइन बनाई जाए। यूनिवर्सल डिजाइन ऐसी हो जिसमें कि इनकी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, और ये यूनिवर्सल डिजाइन जो होगी वो सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में लागू की जाएगी, और इसमें सभी योग्यता, सभी उम्र और सभी स्थिति के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि समावेशिता बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, और इसमें यह कहा गया है कि समावेशिता को बढ़ाने के लिए जो यूनिवर्सल डिजाइन है इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस खबर, इस महत्वपूर्ण डिसीजन के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तव में इसके पीछे की जो समस्याएं थी, दिव्यांगजनों के सामने जो आने वाली प्रमुख चुनौतियां थी, उन चुनौतियों की बैकग्राउंड को हम पहले उनके पक्ष में हम थोड़ा सा जाके देखेंगे, तब हमको ये निर्णय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अगर बात करें वो कहाँ कहाँ ऐसे व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हैं अपने जीवन में, तो देखिए, एक तो दुर्गम बुनियादी ढांचे की बात हम कर लें। जब भी सार्वजनिक स्थान की बात कर लें, परिवहन की बात कर लें, तो ऐसे जगहों पर जहां पर परिवहन की, अगर उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जो बसें होती हैं, उन बसों की संरचनात्मक, जो हम उनकी आकृति की बात कर लें, कुछ बसें ऐसी होती हैं, महानगरों में ऐसी बसें चलती हैं जो लो फ्लोर बसें होती हैं, जिनकी सीढ़ियां नीचे होती हैं, ताकि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है तो वो आसानी से
सुलभ तरीके से उस बस में यात्रा कर सके, चढ़ सके उस बस में आसानी से। लेकिन बहुत ऐसी बसें हैं जो लो फ्लोर नहीं हैं, वहां पर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में जो दुर्गम बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे को ठीक करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो परिवहन की बात यहाँ की जा रही है। अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 2018 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि केवल 3% इमारतें पूरी तरह से इस प्रकार बनाई गई हैं कि वो दिव्यांगजनों के लिए सुलभ है। इसका मतलब कि उन इमारतों में दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए उनकी संरचना को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वहां पर रैंप बनाए गए हैं, सीढ़ियों की डिजाइनिंग इस प्रकार की गई है कि इन व्यक्तियों के लिए भी वो सुलभ हो सके। बाकी जो 97% जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि ऐसी बिल्डिंगों में इस चीज को दरकिनार किया गया। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात थी। शैक्षिक बहिष्कार की अगर बात कर ले, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जो समावेशी स्कूल हैं और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, अर्थात इस प्रकार दिव्यांगजनों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वहां पर ट्रेंड हमको टीचर्स की जरूरत दिखाई पड़ती है। साथ ही समावेशी स्कूलों की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात यहां पर उभर कर सामने आती है। अब देखिए 45% आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसे दिव्यांगजन हैं जो कि निरक्षर हैं, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। साथ साथ आप देखें 3 से 35 वर्ष की आयु के बीच अगर आप देखेंगे तो 62.9% ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कूल गए हैं। बाकी जो प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है वो स्कूल तक उनकी पहुंच ही सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। साथ साथ कार्यस्थल पर अगर वो पहुंचते हैं तो एक सामाजिक, हम कह सकते हैं, वंचना, भेदभाव का सामना उन्हें करना पड़ता है। सामाजिक पूर्वाग्रह से अभी भी समाज में एक इस चीज की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। बहुत हद तक इसमें परिवर्तन आया है, लेकिन समाज में ऐसी लोगों को जो उपेक्षा का सामना करना पड़ता है वो एक सामाजिक चिंता है। इसकी तरफ इशारा किया गया। साथ साथ भारत में आप देखेंगे लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, जिसमें से कि 101.3 करोड़ जो ऐसे व्यक्ति हैं वो रोजगार के योग्य हैं, अर्थात उनके अंदर क्वालिफिकेशन है। लेकिन रोजगार मुहैया कितना हुआ? तो केवल 34 लाख ऐसे दिव्यांगजन रोजगार पाने में सफल रहे। तो ये एक अन्य पक्ष को उजागर करता है। साथ साथ ही स्वास्थ्य देखभाल संबंधी भी बाधाएं हैं। देखिए स्वास्थ्य देखभाल की अगर बात करें तो इसमें जो अनुकूल उपकरण होने चाहिए, जो दिव्यांगजनों के अनुकूल तमाम ऐसे उपकरण हैं जैसे व्हीलचेयर्स हो गए या अन्य भी चीजें हो गई जो उनके जरूरत के लिए हैं, तो उनका अभाव है। साथ साथ प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है जो ऐसे लोगों की सहायता कर सके, इनको और एम्पावर्ड बना सके। अब गहरी जड़ें जमाए सामाजिक कलंक और गलत धारणाएं भी एक समस्या है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। तो सामाजिक पक्ष भी है जिससे कि इन्हें जगह जगह पर भेदभाव, सामाजिक गतिविधियों से बहिष्कार और कहीं कहीं तो हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव सीधे तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है तो उसके साथ अगर हम सामाजिक रूप से वंचित करेंगे, सामाजिक वंचना का वो शिकार होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। और अपनी कमियां, अगर सुलभता है तो उस व्यक्ति को अपनी कमियां पता ही नहीं चलेंगी, लेकिन बार बार अगर समाज के द्वारा इस चीज का एहसास कराया जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर हम हो सकता है कि मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो जाए या अन्य बीमारियां उनको हो सकती हैं और उनकी वास्तव में जो गुणवत्ता है, जो स्ट्रेंथ है, वो प्रभावित हो सकती है। तो ये भी एक पक्ष है। साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड की अगर बात कर लें, डिजिटली जैसे एक सामान्य व्यक्ति को डिजिटली जो सुविधाएं मुहैया हैं, अब ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, तो उसे भी उसी मात्रा में उन सुविधाओं का लाभ मिले। इसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। डिजिटली सेवाओं में जैसे स्क्रीन रीडर हो गया। स्क्रीन रीडर का मतलब कि जो भी टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है उसको, उसमें वॉइस का इस्तेमाल हो, वो बोल के टेक्स्ट अगर उजागर होगा तो ऐसे लोग उसको समझ पाएंगे, उसको सुन पाएंगे। साथ ही साथ जो कैप्शंस होते हैं, कैप्शंस को हम टाइप करते हैं, उसमें भी अगर साउंड की व्यवस्था होगी तो उनके लिए भी ये उतना ही सुलभ होगा। तो इस पक्ष पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि इन सुविधाओं का अभाव है, इन सुविधाओं को बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब 2020 में वेब एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 98% वेबसाइटें जो हैं एक्सेसिबिलिटी जो आवश्यकता है, मतलब सुलभता की जो आवश्यकता है, जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, उसका पालन करने में विफल रही है। तो अगर ऐसी वेबसाइटों को एक्सेसिबल बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए, जो सबके लिए, किसी भी प्रकार की स्थिति का व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य हो चाहे डिसेबल हो, उसके लिए अगर वो एक्सेसिबल हैं तो इससे शिक्षा और रोजगार, इन दोनों के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो एक्सेसिबल नहीं होंगे तो शिक्षा और रोजगार दोनों के अवसर कम होंगे। साथ ही साथ देखें कानूनी और नीति क्रियान्वयन में अंतर है। अब देखिए कानून तो कई बनाए गए, इनके लिए कानून ढेर सारे बनाए गए, लेकिन उसका अगर क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और शायद इसी बात को आलोक में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय दिया। उसका उदाहरण आप देखिए कि जो प्रगतिशील कानून बने हैं हमारे देश में, उसका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती के रूप में क्यों दिखाई दिया? इसलिए दिखाई दिया कि 2019 की एक रिपोर्ट बता रही है कि
जो सभी राज्य हैं उन राज्यों में ये आवश्यक था कि सलाहकार बोर्ड बनाया जाए, दिव्यांगजन से संबंधित एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना अनिवार्य बताया गया। इसके बावजूद केवल 23 ऐसे राज्य थे जिन्होंने इस सलाहकार बोर्ड का गठन किया था। तो इसका मतलब कि इस कानून को बाध्य नहीं बनाया गया। बाध्यता होने के बावजूद अगर 23 राज्यों ने ऐसा किया, इसका मतलब कि इसके लिए कोई ढांचागत पुख्ता कानूनी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में अनिवार्य हालांकि बताया गया था। अब इन्हीं सब बातों के आलोक में अब आप समझ गए होंगे पृष्ठभूमि। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों का संज्ञान लिया, सारी बातों का मूल्यांकन किया, और उस मूल्यांकन के बाद जो निर्णय ये दिया, ये ऐतिहासिक निर्णय क्यों बन गया, इस पर अब देखिए नजर डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव और मौलिक अधिकार ये दोनों बता दिया। अब मौलिक अधिकार बताने का मतलब ही हो गया कि अब इस क्षेत्र में जो काम होंगे उसको इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, उसको करना बाध्यता बना दी गई। अब विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं और अवसरों तक जो पहुंच है ये जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने यह कदम उठाया और मुख्य न्यायाधीश ने अपने विचार दिए और कहा कि जो विकलांगता होती है वो विकलांगता त्रासदी कब बनती है, जब समाज उस त्रासदी को बनाता है। कैसे बनाता है? अगर समाज आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो वो त्रासदी नहीं बनेगी। अगर समाज के द्वारा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जाती है, वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, तो वो एक त्रासदी के रूप में सामने आता है और ऐसा तबका, ऐसे लोग वंचित होते चले जाते हैं और दूसरा तबका प्रगति की ओर होता चला जाता है। तो ये एक त्रासदी के रूप में दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी शहर में आप देखेंगे मेट्रो है या बसें हैं, वो अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है तो समाज की ये असफलता है, ये उन व्यक्तियों की असफलता नहीं है। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फेल हुए हैं और तब ये चुनौती हमारे सामने आती है। इसी प्रकार जो लो फ्लोर व्हील चेयर्स की हम बात कर रहे हैं, सुलभ सीएनजी बसों की आप बात कर ले, इसका आंकड़ा है कि दिल्ली में देखिए 3775 बसें इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं। वही जब आप दूसरे शहर तमिलनाडु में आप देख रहे हैं तो केवल 1917 बसें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि यहां भी असमानता दिख रही है। अगर इन बसेस की संख्या हर जगह उसी मात्रा में हो ताकि इन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो ये सुविधा, इस चीज से हम निपट सकते हैं आसानी से और इसको त्रासदी के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य जनजीवन उनका चलेगा ये सुविधा मुहैया कराने के साथ। मुंबई अंधेरी में जैसे अगर बिल्डिंग की बात कर लें तो जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर सुलभता मानकों का पालन किया गया है, लेकिन अगर वहीं पर आप बंबई आर्ट गैलरी में जाते हैं तो वो वहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी दिखाई देती है। कहने का मतलब कि चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो परिवहन हो, परिवहन का स्थान हो, या अन्य वो जगहें हो या वेबसाइट्स हो या कोई नई सेवाएं हो, हर जगह अगर इन चीजों को, एक्सेसिबिलिटी को, सुलभता को अगर हम ज्यादा इसका व्यापक विस्तार करेंगे तो इस जो हम कह सकते हैं कि ये चुनौती है इसको हम बहुत आसान बना सकेंगे। अब भावनात्मक और संबंध संबंधी चुनौतियों की भी बात यहाँ पर की गई। यहाँ कहा गया कि जो भी विकलांग व्यक्ति है वो निजी जीवन में प्रेम के अधिकारों को समाज नजरअंदाज करता है, अर्थात वो जो समाज से अपेक्षा करते हैं समाज उसको नजरअंदाज करता है। अब ऐसे में उनका जो भावनात्मक अधिकार है वो प्रभावित होता है। अब नालसार की एक रिपोर्ट है, नालसार की रिपोर्ट में इस फैसले को, इस रिपोर्ट को आधार बनाया कोर्ट ने और कहा कि जो नालसार यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट दिया था उसमें कहा गया था कि जो सुलभता मानक हैं उनके लिए कुछ आवश्यक कदम इसने अपनी रिपोर्ट में सुझाया। वो क्या कदम थे? तो इसमें कहा गया कि जो विकलांगता नियम हैं उनको अनिवार्य बनाया जाए। अब ये रिपोर्ट ही हम कह सकते हैं कि एक आधार बनता है इस निर्णय तक पहुंचने के लिए। इसमें यह कहा गया था, कोर्ट ने पाया था कि जो विकलांगता अधिकार अधिनियम है उसमें जो नियम बनाए गए थे हालांकि, लेकिन वो नियम अनिवार्य नहीं थे। तो अब इस नालसार रिपोर्ट में ये बात सुझाई गई पहले कि इन नियमों को अगर अनिवार्य बना दिया जाएगा तो अपने आप इस स्थिति में सुधार देखा जा सकेगा। तो सरकार ने ये कह दिया कि अब जो भी निर्देश हमारे द्वारा दिया जा रहा है इन सभी बातों को, अर्थात सुलभता को, एक्सेसिबिलिटी को अनिवार्य माना जाएगा। और इसीलिए मौलिक अधिकार की बात की गई है। अनिवार्य बना दिए जाने का मतलब ही हो गया कि ऐसा न करने पर अब आपसे सवाल जवाब भी हो सकता है, आपको सजा भी दी जा सकती है। सुलभता के इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा किया गया और कहा गया सुलभता जो है वो मौलिक आवश्यकता है, अर्थात मौलिक अधिकार भी इसको बनाया गया और कहा गया व्यक्ति के अधिकारों का उपयोग करने के लिए ये व्यक्ति को सक्षम बनाती है। अगर उदाहरण के तौर पर आप समझें, जैसे व्हील चेयर से अगर रैंप की वहां पर अनुपस्थिति है, रैंप वही एक ऐसी सीढ़ी का विकल्प कह सकते हैं, एक कम ढलान वाली स्थिति जिस पर व्हील चेयर आसानी से जा सकती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर वहां पर ये रैंप नहीं है
तो कार्यालय में जो विकलांग व्यक्ति होगा, ये कोर्ट ने कहा कि उसकी स्वतंत्रता और उसकी गरिमा प्रभावित होती है, क्योंकि समानता का जो बैकग्राउंड है वो आप उपलब्ध करा ही नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति जो कभी भी आ जा सकता है अपने ऑफिस से बाहर, उसको कोई आवश्यकता पड़ी तो इजिली बाहर गया, चला आया, लेकिन जो व्यक्ति विकलांग है, अगर वहां पर उसको ये सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं तो ये उसकी स्वतंत्रता में बाधा है, ये उसकी गरिमा के खिलाफ है। तो इसलिए ये कहा गया कि यहां पर सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको एक अनिवार्य मौलिक अधिकार बनाया जाए। फिर सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, कोर्ट ने यह भी बताया कि विकलांगता जो है वो बाहरी बाधाओं द्वारा उत्पन्न होती है, न कि व्यक्ति की आंतरिक समस्या। अगर व्यक्ति अंदर से, अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, अगर व्यक्ति अंदर से, मान लीजिए उसके अंदर कोई खामी है, कोई ऐसा विकलांग वो किसी रूप में है, तो उसको वो जब तक महसूस नहीं होगा तब तक उसको दैनिक जीवन में अगर कोई बाधा आएगी तभी उसको एहसास होगा। इसीलिए ये बात यहां पर कही गई है कि जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है, जब तक समाज उसको ये अनुभव ना करा दे कि वह व्यक्ति विकलांग है, तब तक वो विकलांगता की अनुभूति उसको होगी ही नहीं, अगर सारी सुविधाएं उसको आसानी से मिलती रहें। इसलिए ये समाज की जिम्मेदारी बताया गया है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे ब्रेल साइन है और ऑडियो गाइड है, अगर इसकी सुविधा उपलब्ध है तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी अपने आप को बहुत ही फ्लुएंट किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, अगर सारी वेबसाइटों में ये सुविधा मिल जाए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम एक्सेस करते हैं चीजों को, इसीलिए इन बातों पर विशेष जोर देते हुए ये बात दोहराई गई और समाज की जिम्मेदारी बताया गया। सीजेआई ने कहा कि सुलभता का अधिकार सामाजिक चेतना का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम इन चीजों को सुलभ बनाने में सहयोग करें। और यूनिवर्सल डिजाइन का सिद्धांत इसी के बाद आया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि सरकार, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं में सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जाएगा, अनिवार्य रूप से तैयार किया जाएगा, ना तैयार किए जाने पर सजा का प्रावधान भी हो सकता है। तो ये उदाहरण है, चाहे वो नई इमारतें बनेंगी तो उसमें लिफ्ट या रैंप की व्यवस्था को शुरू करने के बाद ही निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार की जितनी भी सार्वजनिक और निजी इमारतें बनाई जाएंगी वहां पर इन चीजों को अब इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। साथ ही जो भी नए उत्पाद आएंगे, नई सेवाएं आएंगी, वहां पर एक्सेसिबिलिटी, सुलभता का ध्यान जरूर रखा जाएगा, क्योंकि अब इसकी बाध्यता होगी, नई सेवाओं उत्पादों में इसको आवश्यक बना दिया जाएगा। चाहे वो नई वेबसाइटें होंगी तो उसमें स्क्रीन रीडर की सुविधा आपको देनी ही होगी और उनको सुलभ बनाना ही होगा। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा करता हुआ एक ऐतिहासिक फैसला है। अगर ये फैसला न भी होता तो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में अपने ऐसे सभी साथियों को साथ लेके चले, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक कर्तव्य भी हमारे कुछ होते हैं। तो चलिए अंत में हम कुछ ऐसी योजनाओं को चिन्हित करते हुए अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, दिव्यांग जनों के लिए जो सशक्तिकरण है उसके लिए कुछ प्रमुख पहलें भी की गई, जैसे पीएम दक्ष योजना चलाई गई, सुगम्य भारत अभियान चलाया गया, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना चलाई गई, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता के लिए पहल की गई, विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार अगर वैश्विक पहलों की बात कर लें हम, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार को वास्तविक बनाना, जो इंचियोन रणनीति थी, इंचियोन रणनीति 2012 में दक्षिण कोरिया में इंचियोन में यह बनाया गया था, जो कि तीसरी एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक जो हुई थी उसमें इसको निर्धारित किया गया। इसमें 10 प्रमुख क्षेत्र थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन आदि चीजों से जुड़ी हुई बातें तय की गई। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस भी मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अब आपको बता दें, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है 1981 में विकलांगजन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया उसने। 1983 से 92 का जो दशक था, जो पूरा का पूरा समय है, उसको विकलांग जनों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया और 1992 से 1992 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, WHO का जो आंकड़ा कहता है वो कहता है कि विश्व में 15.3% लोग अशक्त हैं किसी न किसी रूप में, और ये विश्व का एक सबसे बड़ा ऐसा वर्ग है जो अदृश्य अल्पसंख्यक समूह है, अर्थात ये दिखता नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन एक बड़ा समूह है। 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत में भी 2.21% लोग इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। 40% से अधिक जब अशक्तता होती है उसको दिव्यांग जन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये फिलहाल कुछ पहले हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आप जानते हैं कि ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। तो ये कुछ पहले हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो हम आपके लिए छोड़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि इसका सही और सटीक जवाब दें आप।
प्रथम विकलांगता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प आपके सामने हैं। ए 1990, बी 1992, सी 2005 या डी 1993। उम्मीद ही नहीं विश्वास से आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।